लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास मेरे को सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आया कि डैम में ज़्यादा पानी का फ्लो आ गया, तो मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ। जब मैं वहाँ देखने गया तो वो बहुत ही ख़तरनाक था। मैं गांव से थोड़ा बाहर गया, जब वहाँ पर पहुँचे तो और भी लोग पहुँच गए थे, लेकिन जो वहाँ जिस जगह पे हम बैठे थे वो पूरा हिल रहा था। ऐसा मौका था कि उस वक्त हर आदमी को अलर्ट करना बहुत ज़रूरी था। नदी नालों से दूर रहे, मलाना डैम फट गया है। अटेंशन प्लीज, सब लोग नदी नाले के पास रहने वाले सभी भाइयों से निवेदन है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं। और मलाना 1 डैम फट गया है। जितनी भी हमारी ज़मीनें थी वो बहती हुई दिख रही थी। ज़मीन, पेड़, जो हमारे मंदिर थे, खुद हमने अपनी आंखों से देखा ये हर चीज़, जो कभी सोचा भी नहीं था। न्यूली से लेकर या शक्ति मरोड़ से जहाँ से ये रिवर स्टार्ट होती है और इधर जीवा नाला जो 2 स्ट्रेच है पीछे इसके, वहाँ से लेकर पूरा का पूरा जो पूरा कैचमेंट एरिया है इसका ब्यास रिवर के साथ मिलता है, पूरा का पूरा प्रभावित है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये ज़मीन हमारी मलकिती है। कम से कम 18-19 बीघे ज़मीन जो है हमारी फ्लड में बह गई है। इस ज़मीन में लगभग 3 साढ़े 300 पेड़ जो है इसके पल्म और नाशपाती के थे, और साथ में ही हमारे यहाँ पे एक फुट ब्रिज था, वो भी जो है इस नदी में बह गया है। पुल बहने के बाद जो है गांव वालों ने जो है यहाँ पे एक छोटी डिफी पुलिया जो है गांव वालों ने मिल करके तैयार की थी। HPPCL द्वारा जो डैम साइड से छोड़ा गया पानी और वो उसमें बह गई, और हमारे यहाँ आने जाने के लिए कोई भी रास्ते नहीं है। स्कूल के बच्चे जो है कुछ एक घर में रहते हैं, 8-9 परिवार जो है घर छोड़ के और ज़मीन छोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाने के खातिर वो जो है साइंस में रूम लेके बैठे हैं। इस गांव का मुख्य जो फसल हमारी है वो नकदी फसलें हैं, जैसे टमाटर लगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। उसकी कनेक्टिविटी के लिए हमारा ये सैन से लेकर बख्शाल तक एक रोड था। पिछले वर्ष जब डैम से अत्यधिक पानी छोड़ा गया तो उसमें भी ये रोड आधा कट चुका था। फिर सरकार के प्रयासों से द्वारा पंचायत ने इस रोड को बनाया। इस वर्ष 1 अगस्त को जब भारी मात्रा में द्वारा डैम से पानी छोड़ा गया तो लगभग 800 मीटर का हिस्सा उसमें ख़त्म हो गया। उसके कारण लाखों का नुकसान हुआ। जो साल भर की हमारी मेहनत थी वो उस सड़क के कारण हमारे सारी फसल, नकदी फसल खेतों में ही सड़ गई। हमारी सेंज घाटी की जो 15 पंचायतों का एक व्यवसायिक केंद्र है, सेंज बाज़ार है, पूरा का पूरा तहस नहस हुआ है। 3-4 मंजिला मकान था, नीचे 5 शटर थे। 3 शटरों में हम खुद दुकान करते थे, 2 शटरों में हमने किराए पे दे के रखी हुई थी। हमारा धागे का बिजनेस था, शूज़ थे, क्रॉकरी थी, मनियारी, हर चीज़ थी। हम लोग पिछले साल पूरे जितने भी 35-40 मकान है टोटल यहाँ चले गए हैं, और ऐसा उजाड़ हो गया है। पर इसके बावजूद भी ये बोलते हैं कि हमारी वजह से ये नुकसान नहीं हुआ है। हम लोगों के पास कुछ एक दिनों के लिए आटा, राशन, चावल वगैरह बचा हुआ था, कुछ एक दिनों के लिए। कुछ एक घरों में 2-3 टाइम का ही आटा राशन जो था बचा हुआ था। फिर गांव वालों ने जो है एक दूसरे की हेल्प की। किसी के पास चावल नहीं थे उनको चावल दिया, किसी के पास आटा नहीं था उनको आटा दिया, और बाद में जो सब घरों में जो है राशन वगैरह ख़त्म होने की कगार में था, और लोगों ने जो है फिर सैंज जाना शुरू कर दिया। और 10 किलोमीटर दूर से जो है लोगों ने पीठ के ऊपर आटा राशन जो भी है राशन उठा करके गांव में पहुंचाया।
कंपनी के वर्कर जो 33 लोग फंसे थे, उसमें 29 जो वर्कर थे वो डैम के दूसरी साइड को फंसे हुए थे। अब हमें डैम क्रॉस करके जाना है, तो डैम तो फटा हुआ, लेकिन डैम के अंदर जो पूरा दलदल है। हम लोग तो अपनी ज़िंदगी की जान की बाजी लगा रहे हैं ना, हमें तो कुछ भी हो सकता था, हम तो उस दलदल में धंस भी सकते थे। बहुत ही टफ था, बहुत ही खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन था जो टनल के अंदर से निकालना था। उन लोगों को बचाने के लिए हमें कम से कम 3 बार ज़िंदगी और मौत के बीच में खेलना पड़ा, तब जाके हम उन तक पहुंच पाए। और तब जाके हम दूसरे दिन जब हमारा 5 बजे से मिशन जारी हुआ, फिर हमने उनको 9-10 बजे तक सेफ रेस्क्यू किया था। यहाँ पर सेंज रिवर में 2 मेजर जो प्रोजेक्ट बने, एक 100 मेगावाट का हिमाचल प्रदेश सरकार का है और एक जो 2100 मेगावाट का पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट है। इन दोनों के जिस टाइम इनका काम चला, इन्होंने अनऑफिशियल तरीके से जो डंपिंग हुई है, इनकी एडिट्स हुई है, उसका जो डंप है रिवर के साइड ढेरों मक इन्होंने रखा। हालांकि हो सकता है इन्होंने उस टाइम कुछ एक साइट इनको डंपिंग साइट ली भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नदी के किनारे इन्होंने लाखों टन जो मक है वो डंप करके रखा हुआ। और अचानक ही जब 2023 में इतनी भारी बारिश हुई और इस नदी का जो स्तर बढ़ गया कई गुना, जब हम रह रहे थे तो उसमें ऐसा आज तक के पिछड़ा इतिहास रहा, चाहे पुरखों का इतिहास भी रहा, तो उसमें यहाँ नदी का कोई भाव इस साइड को नहीं था। NHPC के द्वारा जब एक कॉलोनी स्थापित की गई थी तो उन्होंने अपने एरिया में पूरी प्रोटेक्शन दी। उन्होंने RCC वॉल लगाई, वायर क्रिएटर लगाए, तो उस कारण भी नदी का भाव इसी तरफ डाइवर्ट होता गया। जब डैम में जो पानी भर गया था, जिसे हम ओवरफ्लो बोलेंगे, ओवरफ्लो होने के बाद जब डैम वालों ने देखा कि खतरा हमारे डैम को भी है, ये भी टूट सकता है, तो वहाँ सुनने में आया कि 5 गेट लगे हैं, जो HPPCL द्वारा जो है 5 गेट खुलवाए गए। और ज़्यादा नुकसान मैं कहूँगा नैनी डैम के कारण जो हुआ है। जब लास्ट ईयर इनके जो मलाना 2 है, इनके जो गेट थे वो ब्लॉक हो चुके थे, क्योंकि इन्होंने टाइम पे ध्यान नहीं दिया। तो इस बार क्या करते, जब 1 साल हुआ, 1 साल में क्या इन्होंने कोई निकासी के लिए कोई समाधान नहीं किया कि अगर हमारा दोबारा अगर गेट ब्लॉक हो जाते हैं या कोई ना कोई एमरजेंसी एग्जिट हमने रखना ही है। क्या उन्होंने किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। सेंज प्रोजेक्ट HPCL का है 100 मेगावाट का, निहारनी का डैम। उनको शक्ति बड़ा पता लग गया कि शक्ति में पानी ज़्यादा आ गया ऑब्जर्वेटरी से। उन्होंने डैम का गेट खोल दिया। वहाँ से 10 किलोमीटर आगे जो है सिउंड में इनका है NHPC का प्रोजेक्ट, उस डैम को पता नहीं है। और जब पानी आया पीछे से उसके डैम का खूब उन्होंने भी खोल दिया, सेंज बाज़ार फिर इस बार बर्बाद कर दिए। यही आपके मलाना में हुआ। मलाना 2 को कैसे पता लगा पानी आ रहा है, उन्होंने गेट खोल दिया। वन वालों को क्यों नहीं लगा पता? ये क्या है, ये मैनेजमेंट कैसे मैनेज हो रहा है यार? ये तो सवाल है, इन पर सख्ती से काम होना चाहिए, इन्फोर्स करना चाहिए गवर्नमेंट को ये कि भाई ये कैसे, ये क्यों नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन क्यों नहीं करते हैं? ये तो ऐसे जैसे हम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, हमने बम बना रखे हैं, है ना, खोल देते हैं बाखड़ा और पोंग डैम और कराची तक धूप लगी है और सारा इलाके फ्लड हो रहे हैं। ये तो अपने घर में भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। इतना ज़्यादा पानी जो है ना, ये सिर्फ डैम की वजह से आया, कि डैम वालों ने पीछे स्टॉक किया था और जैसे ही पानी का भाव बढ़ गया तो उनको ये लगा कि क्लाउड बस्ट हो गया। अब ये तो पता नहीं कि क्लाउड बस्ट हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि उस पॉइंट तक तो हम लोग नहीं गए अभी, लेकिन जो उन्होंने कहा कि क्लाउड बस्ट हो गया और उसके कारण जो है ना पानी छोड़ दिया। जल्द से जल्द जो भी कंपनियां हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उसकी पूरी छानबीन की जाए, आखिर हुआ तो हुआ क्यों है। क्लाउड ब्लास्ट हुआ, मानते क्लाउड ब्लास्ट हुआ, डैम क्यों फटा? डैम के ऊपर क्लाउड ब्लास्ट, नो क्लाउड ब्लास्ट पीछे हुआ, फिर भी वो डैम पूरा फट गया, क्यों फटा? जो तो बादल फटने की प्रक्रियाएं हैं वो तो हाई अल्टीट्यूड में होंगी, अब आगे ज़्यादा होंगी। ये तो न्यू नॉर्मल बनेगा। जब हमारा प्रदेश में सड़कें बनना शुरू हुई, शॉर्टकट करने के लिए नदी के किनारे सड़कें बनाना शुरू की
और मेरे ख्याल ये प्लानिंग में गलती उस वक्त से हुई है। और सब जगह नदी किनारे इतनी सड़कें सब टूट भी रही हैं, और जहाँ नदी के किनारे में पुराना सेटलमेंट होता है वहाँ थोड़ा सा प्लेन जगह होती है हमेशा। अब सड़क आ गई तो जंक्शन हो जाता है, मार्केट हब बन जाती है। सरकारों ने वहाँ पर जो है फिर स्कूल भी खोल दिए, हॉस्पिटल भी खोल दिए, आसपास के पहाड़ी के सारे लोगों को वहाँ फैसिलिटीज़ जो है, जो आपकी सार्वजनिक सेवाओं की वहाँ सुविधा शुरू कर दी। कई जगह पंचायत घर बना दिए। तो ये जो इस तरह से हम सब जगह नदियों के तलछट में इस तरह बना रहे हैं सेटलमेंट, और अब जो नया ट्रेंड है टूरिज़्म के बाद, रिवर टच करके होटल बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना टूरिज़्म के लिए, ये मनाली से लेके शुरू हुआ ट्रेंड है। सारी जगह ये खतरनाक ट्रेंड है और सब नुकसान करेगा, तो वी शुड स्टॉप इट। तो जो हिमालय जो है ये अभी शैशवकाल में है, ये मैच्योर नहीं है, ये अभी युवावस्था में, और जो इसके जो प्राकृतिक जो इसके स्ट्रक्चर है वो अभी मजबूत नहीं है। इसलिए अगर हम इसके साथ जो अनसाइंटिफिक जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, चाहे प्रोजेक्ट के नाम पे, चाहे ये 4 लेन के नाम पर, चाहे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के नाम पर, हम जो अंधाधुंध इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ये जो है आने वाले समय में होता रहेगा। ये बड़ा चैलेंज काम है। पिछली साल से इस साल तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम प्रशासन के पास भी जाते रहे, एनएचपीसी के साथ पास भी जाते रहे। एनएचपीसी वाले तो बोलते हैं कि हमारे पास तो कुछ 2-4 जो पढ़े लिखे हैं उनको भेजो हमारे पास बात करने के लिए, बाकी से हम कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ से लगता हो लार्जी तक एरिया था, लास्ट ईयर जो यहाँ पर सैकड़ों बीघा ज़मीनें लोगों की प्राइवेट लैंड चलेगी, घर चले तबाह हो गए, उसको रिस्टोर करना था, वो नहीं कर पाए। 1 साल हो गया, वो ना ज़मीनें बच पाई ना घर बन पाए। कहा जा रहा है कि इसको चैनलाइज किया जाएगा। अब चैनलाइज कितना ऑप्शन किया, कितना सही है या नहीं सही है, वो आने वाली टाइम में देखा जाएगा। वो अधिकारियों को भी, सरकार को भी उस चीज़ के लिए अभी तक वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि हो पाएगा वो चीज़, उनको भी अभी तक, क्योंकि अभी तक इसलिए कोई पॉलिसी नहीं तैयार हो पाई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, उनको कहा गया कि आप ड्रेजिंग करवाइए। उसके लिए एग्जीक्यूटिव कोई एजेंसी नहीं थी कि कोई एग्जीक्यूटिव कौन एजेंसी करेगा, जो टेक्निकल एजेंसी होती है, IPS ठीक है, उनके पास इंजीनियर है, PWD इंजीनियर जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर ले, उसमें किस हिसाब से करना है आपको, वो कुछ नहीं था, कोई मापदंड नहीं थे उसके। उसने क्या कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने एक छोटा सा उसका टेंडर लगा दिया कि उसकी कोटेशन ले ली कि कितने भाई पर आवर के हिसाब से इसको ड्रेजिंग करेंगे तो कौन कम से कम रेट में डालेगा। तो उसके बाद उसके ऊपर सुपरविज़न भी कोई नहीं था, कोई सुपरविज़न नहीं था उसमें। किसने किया, वो ठेकेदार को दे दिया गया, सीधा पानी की तरफ आया गया वो पैसा। कुल्लू जिला की सैंज घाटी की नदी में ड्रेजिंग कार्य का निरीक्षण करने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। इस दौरान बहसबाजी होती रही। ग्रामीणों का आरोप है कि ड्रेजिंग के काम में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी अनदेखी कर ये कार्य किया जा रहा है। 2 मई से जो काम शुरू किया था मशीन द्वारा ड्रेजिंग का, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, साथ में ही दरिया है और बीच में ड्रेजिंग उन्होंने फेंक के रखा, जो मक जो है नीचे से लेकर वहाँ तक फेंक के रखा है। और ड्रेजिंग का जो मक फेंका है उसके पिछली साइड जो है वहाँ से भी दरिया है। और ये जो मकान दिख रहे हैं इनको भी खतरा है, ये पूरे गांव को जो है खतरा है। ड्रेजिंग का कार्य जो मुझे लगता है कि ये ठीक ढंग से नहीं हुआ है। जो प्रशासन ने एक जो उपाय निकाला कि ड्रेजिंग के माध्यम से इस बाज़ार को या पूरे कैचमेंट एरिया को बचाया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि 1 साल में ड्रेजिंग तो की, लेकिन ड्रेजिंग करने के लिए कोई भी तकनीकी का इस्तेमाल नहीं किया गया। इन्होंने क्या ड्रेजिंग का काम किया, इन्होंने करोड़ों रुपए व्यर्थ किए हो। बीच दरिया से थोड़ा सा मलबा निकाल के साइडों में रख लिया, एक बारिश आई तो फिर उसी में उसमा गया और पानी का बहाव फिर बढ़ गया। और वही डंपिंग जो है साइड में कर करके 1-2 करोड़ का जो खर्चा किया, ठेकेदारों की जेबें भरी, और उसके बाद हम तो उसी स्टेज पे है। फिर रिवर बेड पे ये सॉल्यूशन अनसाइंटिफिक है, जो मैं सीधे फ्लैट इनकार करता हूँ। एक्चुअली में है तो अनसाइंटिफिक। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को दूसरी जगह रिप्लेस कहाँ करें, कहाँ रिसेटल करें उनको, उसके लिए जगह है कि है नहीं अवेलेबल। ऐसी स्थिति भी पहाड़ में है, जगह नहीं है। तो
फिर वो निश्चित ही तौर पर वो कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग सोल्यूशन वही है कि ड्रेंजिंग करो या प्रोटेक्शन वॉल लगाओ, चाहे क्रेट वॉल लगाओ, चाहे आरसीसी करो, तो वही सोल्यूशन है। और वो भी साइंटिफिक तरीके से अगर नहीं करोगे पानी के बहाव को समझ के, तो वो और डेंजरस होंगे कल दिन के लिए। तो मैं तो प्रॉपर सोल्यूशन तो नहीं मानता इसको, परंतु मजबूरी है कि इतनी बड़ी आबादियों को आप बैठाएं कहाँ। तो अगर नहीं आप उठा शिफ्ट कर सकते उन आबादियों को, तो फिर देन यू हैव टू टैम दिस रिवर। तब वो टैम का सवाल आ रहा ना, आप बांध रहे हैं नदी को, किस तरह उसको चैनलाइज कर रहे हैं। हालांकि हम इसके खिलाफ हैं। हम क्या मतलब एक दुनिया भर में एक्सेप्टेड नॉर्म है, यू कैन नॉट टैम द रिवर। हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारी सड़क को द्वारा पुनः बहाल किया जाए। इसके लिए जो भी चाहे एनएचपीसी प्रबंधन जिम्मेदार है, उसके प्रति भी सरकार एक्शन ले, तभी उसका समाधान हो पाएगा। और आज की डेट में जो है देख रहे हैं आने जाने के हमारे पास यहाँ पर कोई भी साधन नहीं है कि हम चाहते हैं यहाँ पर एक पुल का होना बड़ा ज़रूरी है। झूले के आपने हाल देखे होने, झूले का क्या हाल है, इसमें आदमी आ सकता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द एक छोटा मोटा पुल जो लगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई के लिए आने जाने की सुविधा गाँव वाले को मिले। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, पर इसके बारे में तो सोचना चाहिए ना, प्रशासन को भी देखना चाहिए, एनएचपीसी को भी, जो इनकी वजह से नुकसान हुआ है इनको इसकी भरपाई करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जो ये बाज़ार इस साइड का है ये क्वायर हो जाए और लोगों को क्लेम मिले, ताकि वो भी सेफ जगह बैठे गई। इतनी बड़ी ब्रस्ट बाल लगाना तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए यही किया जा सकता है कि इसको डेंजर जोन घोषित किया जाए। जितनी भी 50-60 बीघे यहाँ ज़मीन है, ये सारी तहस नहस हो चुकी है। अगर बीच से पानी आए तो किसान कैसे वहाँ खेती कर पाएगा, वहाँ कैसे जा पाएगा। इसके लिए सरकार से ये आग्रह है कि इस एरिया को एक्वायर किया जाए तो ठीक रहेगा। मेरे पास 10 बीघे ज़मीन है। मैं चाहता 10 बीघे के एवरेज में जो है मुझे 1 बीघा ज़मीन कहीं गवर्नमेंट देती और मुझे सबके मेरे परिवार को वहाँ सुकून मिलता। मैं बहुत खुश था। 10 बीघा मैंने घर ज़मीन यहीं छोड़ना था, कहीं मुझे सुकून की जगह जो है 1 बीघा ज़मीन भी गवर्नमेंट देती। मैं उसमें बहुत ही सहमत हूँ कि जिसका सब कुछ तबाह हो गया, जगह ज़मीन नहीं रही, उसको ज़मीन के बदले ज़मीन मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट को देनी चाहिए। अब दूसरा सवाल ये इसमें खड़ा है कि हिमाचल के जो परिप्रेक्ष्य में जब 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट आ गया, उसके तहत जो हमारी हिमाचल का ज़मीन थी जो वन के नाम से जानी जाती थी, वन भूमि के नाम से, वो सारा केंद्र के अधीन चले गया। मेरे 5 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, वो चले गई बाढ़ में, वो बह गई सदा के लिए। तो मैं परिवार कैसा जिंदा रखूँगा? मेरे पास ज़रिया तो है ही नहीं कोई, मेरे पास जिंदा रहने का ज़रिया होता। इसलिए उस किसान की मांग जायज़ है और हमारा मानना है जिस किसान की बाढ़ में देना ही चाहिए। और ये ठीक है, केंद्र के साथ जुड़ा मुद्दा। ये जो प्रोजेक्टों के लिए तुम वो फटाफट सेंक्शन करते हो, FRC अब बनाई है आपने, है ना, आप क्लियरेंस दे देते हैं, फ्रेश लैंड दे देते हैं, तो उन लोगों के लिए क्यों दी जा सकती है? दी जा सकती है अगर मंशा हो। ये सवाल सिर्फ हिमाचल का नहीं है। देखिए उन सब वनरेबल एरियाज़ का है, खासकर हिमालयन स्टेट सारे और पूरा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, इन सब में प्रॉब्लम आ रही है। हमारे यहाँ लोगों के बगीचे उड़ गए, घर चले गए, आबादियाँ चले गई। अब फिर उसी खतरनाक जगह पर फिर बसाओगे आप, फिर चले जाएंगे। जैसे कि अभी हाथीथान में हुआ, इस साल गिरी बिल्डिंग, इस साल फिर बनाई, फिर गिरी, तो वो करते जाएंगे हम। अब हमें करना क्या चाहिए कि वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करिए सेफर जगह, उसमें कानून के अंदर सोचना पड़ेगा कि कानून में क्या तरतीब हो, खासकर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट में। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाकायदा ये प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि जो एनवायरमेंट डिस्प्लेस्ड पीपल है, ये पर्यावरणीय क्षतियों से डिज़ास्टर डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस है, उनको रिसेटल करने के लिए कोई लॉ होना चाहिए। सरकार के पास डिटेल स्टडीज़ है, स्लाइड की परमानेंट स्लाइड की स्टडीज़ है, कहाँ से नाला वाटरशेड कहाँ से है, नाला कहाँ है, ये सब सरकार के पास अध्ययन है। वो क्लासिफाइड क्यों रखें डॉक्यूमेंट? वो ग्राम पंचायतों को दीजिए ना, प्लान करे ग्राम पंचायत उस हिसाब से कि यहाँ बस्ती बनेगी।